हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सत्ता के नए केंद्र को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अब हमें कौन कौन से टॉपिक्स और पढ़ने हैं। ठीक है। तो गाइस, मैंने आपको इस चैप्टर में जो इसके मेन टॉपिक्स थे, आशियान, यूरोपीय संघ और चीन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम इसके न्यू टॉपिक्स को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग ब्रिक्स के बारे में, रूस के बारे में और जापान के बारे में पढ़ चुके थे। आज की वीडियोज़ में गाइज मैं आपको इसराइल के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था गाइज इस चैप्टर में काफ़ी सारे न्यू टॉपिक्स को ऐड किया गया है। तो देखो बच्चों, जो पुराने टॉपिक्स है ना, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस देखो कम ही होंगे, है ना। जो न्यू टॉपिक ऐड होता है, क्या कहते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्यों आ सकता है? क्योंकि न्यू टॉपिक है, करंट का टॉपिक है ना। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा था सत्ता के नए केंद्र में? ये जाना था कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ या जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, है ना। आपको पता था, जो बच्चे सेकंड चैप्टर पढ़कर आए हैं उनको पता है कि दो ध्रुवीयता, पहले हमारे पास दो ध्रुवीय विश्व था, है ना। दो ध्रुवीय विश्व में क्या था हमारे पास? आप लोगों को पता ही हो कौन कौन से थे। अमेरिका और सोवियत संघ, है ना। दो लोग थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इसका विघटन हो गया था कब? 1990 में, है ना। 1990 में क्या हो गया था? इसका विघटन हो गया था 1991 में। अब हुआ, इसका विघटन हो गया। अब पूरा विश्व क्या बचा? एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय मतलब सिर्फ किसकी चलने लगी? अमेरिका की चलने लगी। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि अमेरिका को ऐसे कौन कौन से देश हैं या संगठन है जो क्या दे सकते हैं? टक्कर दे सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ संगठन पढ़े थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जो बिना संगठन बनाए ही इतना पावरफुल हो चुके हैं कि कहा जाता है आज से 10-20 साल में अगर ये लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं या उससे आगे भी निकल सकते हैं। जैसे कि जापान के बारे में मैंने आपको बताया था कि जापान कितना शक्तिशाली होता जा रहा है ना। टेक्नोलॉजी के मामले में तो बहुत आगे है वो, है ना। जैसे कि इसकी पैनासोनिक कंपनी होगी, बहुत सारी सी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। उसके अलावा रूस। रूस आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लैंड एरिया उसी के पास है। लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है? रूस है। उसके बारे में मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेपन्स का, कितना डेवलप कर रहा है। आपको ये भी पता है कि जब सोवियत संघ टूटा था 1991 में, तो उसका हेडक्वार्टर किसे बनाया गया था? मतलब उसका जो उत्तराधिकारी था कौन था? रूस था, है ना। तो जो भी पावर सोवियत संघ के पास थी, वही सारी पावर किसको दे दी गई थी? रूस को दे दी गई थी, है ना। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी थी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इसराइल के बारे में। ठीक है। इसराइल देखो गाइस, छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा देश भी नहीं है, पर तब भी इतनी तेज़ी से ये देश विकास कर रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर इतनी तेज़ी से विकास करेगा ना, अगर ये, तो बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी अमेरिका से आगे निकल जाएगा। तो देखो भाई गाइस, बाकी जो देश है ना, उनकी कहानी अलग और इसराइल की कहानी अलग। क्यों अलग है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि ये देश इतना पावरफुल देश है, इतना पावरफुल देश, अगर मैं बोलूँ कोई सा भी देश इतना पावरफुल नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि इसके आसपास इतने दुश्मन हैं, कम से कम 17-18 कंट्रीज इसकी दुश्मन है, जो इसके पड़ोसी देश हैं, और इसके दुश्मन है सबसे बड़े। ठीक है। तो इतने सारे देशों के बीच में अकेले ये बंदा देश सर्वाइव कर रहा है, तो छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। जैसे भारत है, भारत के दुश्मन कम है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है ना। तो छोटे छोटे दुश्मन है जो ज़्यादा ताकत, मतलब हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। बट इसराइल जो देश है, ऐसा देश है जो 13-14-15 मुस्लिम देशों के बीच में आता है। ठीक है। अगर आप इसका मैप देखो तो ये क्या है? इसराइल है। ठीक है। ये क्या है? इसराइल है। अगर आप इसके आसपास देखो ना, ये सारे सारे जो आपको देश दिख रहे हैं, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज है गाइस। कौन सी कंट्रीज है? मुस्लिम कंट्रीज है। तो गाइस, इसराइल एक यहूदी देश है जो मुस्लिम देशों के बीच में आता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसराइल पे ये सारे देश ना हमला करके इसको अपना कब्जा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसराइल है, फिलिस्तीन से अलग होके एक अलग राज्य, अलग कंट्री बना था। कब बना था? हमारे से 1 साल बाद बना था, है ना। बट इसने हमसे बहुत तेज विकास करा। क्यों विकास करा? यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की आर्मी इतनी पावरफुल है। और खासकर इन जो ये देश है, इसके देशों में मतलब देशभक्ति इतनी ज़्यादा है कि इसराइल को कोई आँख उठा के नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? आप खुद सोचो, इतनी सारी मुस्लिम कंट्री के बीच में ये स्टेप है, रह रहा है, और किसी की आँख उठाने की इस पर हिम्मत नहीं होती है, तो छोटी मोटी तो बात नहीं है ना, है ना। हम लोग तो चलो, हमारे जो अगर भारत की बात करूँ तो 7 पड़ोसी देश हैं, बाकी जबकि हमें हमारे इनके संबंध भी अच्छे हैं अगर 2-3 देशों को छोड़ दूँ तो। बट इसराइल के पड़ोसी देश सारे के सारे दुश्मन है उसके, सारे के सारे, एवरीथिंग, सारे के सारे उसके दुश्मन है। तब भी देश इतना विकास कर गया। जबकि कहा जाता है कि अगर आपके पड़ोसी या आपके दुश्मन है ना, तो वो देश विकास नहीं कर सकता। पर कर रहा है विकास। कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो,
स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने गाइस, ये एक यहूदी देश है। तो गाइस पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जो यहूदी देश है, कौन सा? इजराइल। ठीक है। और इजराइल के अगर जो इजराइल का कोई नागरिक है किसी और देश में अगर रहता है, ठीक है, और अगर उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को ऑटोमेटिकली ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, क्योंकि इजराइल ने बोला हुआ है कि इजराइल का कोई भी बंदा किसी भी कंट्री में रहता हो, अगर वो यहूदी है तो वो कहाँ का नागरिक है? इजराइल का नागरिक है। ठीक है। तो ये बात इजराइल के लोग बोलते हैं। तो ऐसा देश, कोई सा भी देश नहीं होगा ऐसा जो अपने लोगों को, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहता हो, नागरिकता दे, है ना। भारत भी नहीं है ना। अगर भारत के लोग अमेरिका में जाकर रह रहे हैं, उनके पास अमेरिकी नागरिकता हो जाती है, तो वो भारत के नागरिक नहीं रहते हैं, है ना। बट इजराइल ऐसा नहीं है। अगर आप यहूदी हो तो आप दुनिया में कहीं रहो, आप इजराइल के नागरिक कहलाओगे। ठीक है। अब ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये है इजराइल के प्रधानमंत्री। ठीक है। और ये जो आपको मैप दिख रहा है, ये है इजराइल का मैप। ठीक है। क्या है? इजराइल का मैप है। ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखो मैप में। अगर आप इसके चारों तरफ देखो ना, सारी कंट्रीज़ का तो वैसे नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान, ठीक है, उसके अलावा आपका लेबनान हो गया। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं जो इसके बहुत बड़े दुश्मन हैं। ठीक है। सिन्हाई हो गया। उसके अलावा भी जितनी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं ना गाइस, जितनी मुस्लिम कंट्रियाँ, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे के सारे देश इजराइल के दुश्मन हैं। ठीक है। क्योंकि सारे मुस्लिम देश मिलकर इस पर कब्जा करना चाहते हैं। क्यों कब्जा करना चाहते हैं? इसके पास कच्चा माल बहुत है। कच्चा माल है तो ये वेपन बनाता है, तो इसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो सारे के सारे देशों की नज़र ना इसी पे गड़ रहती है। कौन से देश? मुस्लिम देशों की। ठीक है। बट ये देश किसी को अपने कंट्री में आँख उठा के नहीं देखने देता है। ठीक है। अब आगे देखो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताती हूँ आपके बारे में। तो देखो, दुनिया में गाइस यही एक ऐसा देश है जो, कौन सा देश है? यहूदी देश है। कौन सा देश है? यहूदी। और अगर आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, क्या दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, अगर कोई यहूदी बच्चा जन्म लेता है किसी भी देश में, तो उसको ऑटोमेटिकली इजराइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो। ठीक है। उसके बाद जो गाइस, इजराइल है एक लोकतांत्रिक देश है, पर यहाँ का जो संविधान है ना गाइस, लिखित नहीं है। कैसा है? मौखिक है, मतलब कि रिकॉर्डेड है। ठीक है। इसलिए यहाँ का जो संविधान है टाइम टाइम पे बदलता रहता है और इसमें चेंजेस होते रहते हैं। उसके अलावा अगर मैं पावरफुल कंट्री की बात करूँ तो इसकी सैन्य पावर बहुत ताकतवर है। देखो गाइस, इसकी सैन्य पावर क्यों मजबूत है? क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक नागरिक को आर्मी में काम करना कंपलसरी है। 3 साल के लड़के को, 2 साल लड़की को काम करना कंपलसरी ही है। मतलब उनको देश के लिए सेवा करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये देश बहुत, मतलब कहते हैं ना, हमेशा खतरों से घिरा हुआ है, पूरे दिन खतरों से घिरा रहता है ना। तो ये देश इसीलिए क्या करता है कि अपने हर एक नागरिक को बोलता है कि वो देश के लिए क्या करे? सेवा करे। इसलिए हम लोग भी ऐसी स्कीम लेकर आए थे, अग्निवीर। ये भी तो ऐसी है, 3-4 साल देश के लिए सेवा करो, है ना। हर किसी को देश के लिए सेवा करनी है, सबको मौका नहीं मिल पाता, इसलिए 3-4 साल के लिए सर्विस ला दी गई। ये हमने कहाँ से लिया? इजराइल से लिया, क्योंकि इजराइल में 2-3 साल तक काम करना आर्मी में कंपलसरी है। इसके अलावा इजराइल में अभी हाल में चंद्र मिशन लागू किया गया था। ठीक है। मतलब चंद्र मिशन लेकर आया गया था जिसमें वो लोग चंद्रमा पे गए थे। उसके अलावा ये चौथा देश है ऐसा जो चंद्रमा पे गया था। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे गाइस पानी की बड़ी कमी है। इजराइल में ना गाइस मीठा पानी नहीं है, खारा पानी तो है बट मीठा पानी नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो 60% ज़मीन है कैसी है? रेतीली है। रेतीली है मतलब कि मिट्टी मिट्टी है। ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पानी कमी है बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पे गाइस रेत ज़्यादा होती है ना, तो रेत कहाँ पे होती है? जहाँ पे रेगिस्तान होता है ना। तो वहाँ पे क्या नहीं होता है? पानी कमी होती है। तो ऐसे ही इस देश में भी क्या थी? पानी की बहुत कमी थी। पर इस देश का जो टेक्नोलॉजी है ना गाइस, इतना डेवलप है कि इन लोगों ने खारे पानी के लिए इतनी सारी मशीन बनाई, अपग्रेडेड मशीन, जिससे खारे पानी को ही मीठा करके इन लोगों ने खेती करना शुरू करा, उसी को पीना शुरू करा। और आपको विश्वास नहीं होगा सुन के कि इजराइल में खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अब इसका कारण क्या है? आप लोग सोचते रहोगे यहाँ पे तो मीठा पानी ही नहीं है, तब भी खेती अच्छी हो रही है। तो उसका रीज़न क्या है? कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो पानी को साफ कर दे, इतना साफ कर दे कि आप उसको पानी पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और मतलब खेती करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए गाइस यहाँ के 93% लोग अनाज खुद पैदा करता है। मतलब कि यहाँ पे 93% खेती खुद की जाती है, जबकि 7% बाहर से मंगाया जाता है। तो आपको भी सोच के आश्चर्य हो रहा होगा, ऐसा देश जिसके पास पानी नहीं है तब भी वहाँ पे 93% खेती होती है। तो उसका रीज़न क्या है? यहाँ के लोगों की टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ना शिक्षा पे गाइस बहुत ध्यान दिया जाता है।
शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सैन्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहता है। उसके बाद गाइस इजराइल को 12 नोबेल पुरस्कार मिले हुए। नोबेल पुरस्कार का गाइस क्या होते हैं, जो दूसरे देशों से मिलते हैं। उसके अलावा इनको देखो, जो 6 पुरस्कार है रसायन में मिले हैं, 2 पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिले हैं, 3 पुरस्कार शांति के लिए दिए गए हैं, ठीक है, और 1 पुरस्कार इनको साहित्य के लिए मिला हुआ है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो किसान है ना, अकेली खेती नहीं करता है, मतलब यहाँ पे जो किसान है मिलकर खेती करते हैं, मतलब एक खेत पे बहुत सारे किसान मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसके अलावा गाइस ये चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसके बाद भी इसका जो डिफेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है और टेक्नोलॉजी है, दुनिया में बहुत तेजी से विकास कर रही है। जबकि कहते हैं देश कि जिस देश में खतरा ज़्यादा होता है ना, वो सारा का सारा पैसा अपना वेपन्स में लगा देते हैं। जैसे कि रूस अपना 50-60% हथियार बनाने में खर्चा कर देता है। क्यों खर्चा कर देता है? क्योंकि ना उसको हथियार बनाने में सबसे आगे निकलना है, दुनिया में सबसे आगे निकलना है। बट इजराइल ऐसा नहीं है। इजराइल अपने डिफेंस में भी खर्चा करता है, एजुकेशन में भी खर्चा करता है, हर एक लाइन में खर्चा कर रहा है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक खुफिया एजेंसी है जिसे क्या बोलते हैं, मोसाद। तो गाइस ये जो मोसाद एजेंसी है दुनिया की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी है, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन से भी तेजी से माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इजराइल की एयरफोर्स अमेरिका है, ठीक है, जो रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पे आती है। एयरफोर्स अमेरिका क्या होती है गाइस, यहाँ की मतलब एयरपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा गाइस इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल मतलब इसके पास कोई अपनी मिसाइल नहीं है। मिसाइल ना होने के बावजूद भी ये देश इतना डेवलप कर रहा है। आगे देखो, अब इसकी मैं भौगोलिक स्थिति की आपको बताती हूँ। तो देखो, अगर मैं इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करूँ तो ये एशिया और दक्षिण एशिया के स्थित है, ठीक है। मतलब कि ये एशिया के दक्षिणी या पश्चिमी हिस्से में आता है। किसमें आता है? दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आता है। उसके अलावा इजराइल की जो गाइस सीमाएं है ना, उत्तर में किससे लगती है? लेबनान से। पूर्व में किससे लगती है? जॉर्डन से। दक्षिण पूर्व में किससे लगती है? जॉर्डन से। और दक्षिण पश्चिम में लगती है जॉर्डन से, और दक्षिण पूर्व में लगती है मिस्र से, ठीक है। और गाइस जो इजराइल है आज़ाद कब हुआ था? हमसे 1 साल बाद। मतलब कि जो देखो गाइस आज़ाद तो हमारे साथ ही हुआ था, बट उसको ऑफिशियली स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 14 मई 1948 को। और वो किससे आज़ाद हुआ था? फिलिस्तीन से अलग हो गया था। फिलिस्तीन गाइस एक देश है जिससे वो अलग होकर उसने अपनी कंट्री बना ली थी। इसका जो एरिया है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा इजराइल में अरबी और हिब्रू बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अरबी और हिब्रू। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? न्यू शेकल है। क्या है? न्यू शेकल। अगर इसकी जनसंख्या की बात करूँ तो यहाँ पे 85.5 लाख जनसंख्या है। देखो कितनी जनसंख्या कम है इस देश की। एक इंडिया है, इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, पर विकास तो कर रहे हैं हम लोग, पर ये देश देखो जनसंख्या भी कम है और विकास भी कर रहा है। उसके अलावा गाइस इजराइल यहूदी देश है। उसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम लोग, कुछ तो यहूदी और कुछ लोग अरबी है, ठीक है। आगे देखो, थोड़ी और इसकी भूगोलिक विशेषता के बारे में आपको बताती हूँ। तो आगे देखो, अगर मैं बात करूँ तो इसके पास सबसे अब ऊंचा पर्वत है। कौन सा? जिसका नाम क्या है? माउंट हर्मन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2814 मीटर। इसके अलावा इजराइल में एक नदी बहती है गाइस, जॉर्डन नदी। कौन सी? जॉर्डन नदी, जिसकी ऊंचाई की लंबाई कितनी है? 251 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पे झील है, सबसे बड़ी झील। क्या नाम है उसका? ऑफ गलीली। क्या है? सी ऑफ गलीली। आपको नाम याद रखना पड़ेगा। जिसकी गहराई कितनी है? 166 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पे एक पतली मॉडल करके, देखो इजराइल ने अपने पतली मॉडल करके एक थी, ठीक है, उसको उन्होंने बंद कर दिया था। मतलब अंडरवेट मॉडल। अंडरवेट मॉडल क्या होता है? जो लड़कियां मतलब कम कम पतली पतली होती है, यहाँ पे प्रतिबंध है गाइस। मतलब यहाँ पे गर्ल्स पे बोला जाता है कि वो अच्छा दिखे, ठीक है। अच्छा दिखे का मतलब सारे जो लड़का लड़की है सब लोग अच्छे से खाए पिए, क्योंकि उनको देश की सेवा करनी है। इसके अलावा देखो, जो पाकिस्तान के नागरिक है ना गाइस, वो इजराइल में नहीं जा सकते। इसलिए जो पाकिस्तान का वो होता है ना पासपोर्ट, उस पर लिखा होता है कि जो वहाँ के नागरिक है इजराइल को छोड़ के दुनिया में कहीं जा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इजराइल में नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान के लोगों को इजराइल में जाने की अनुमति नहीं है। अब अगर उसकी अर्थव्यवस्था की बात करूँ गाइस, तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया से और मध्य पूर्व एशिया से बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। इनमें जो देश शामिल है उनसे भी तेज़ी से विकास कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का विश्वविद्यालय, यहाँ की उच्च मतलब शिक्षा, यहाँ की प्रौद्योगिकी बहुत तेज़ी से विकास कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे सीमित संसाधन है। देखो यहाँ पे ना जो रिसोर्सेज है ज़्यादा नहीं है, बट तब भी ये लोग कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स लेकर आए पानी को साफ करने की।
इसके अलावा अगर मैं इसकी इकोनॉमी की बात करूँ, मतलब तो इसने 2016 में 57.9 बिलियन डॉलर का करा था, आयात किया था। आयात मतलब मंगाया था। इसके अलावा जिसमें से उसने कच्चे माल पे, सैन्य पे, उपकरण पे, निवेश में, कच्चे हीरे, ईंधन, अनाज और उपभोक्ता, इन सब चीज़ों पे क्या करा था, पैसा खर्च किया था। और ये सब चीज़ें बाहर से मंगाई थी। ठीक है, क्या करी थी, मंगाई थी। तो इन सब चीज़ों क्या करता था, वो आयात करता था। क्या करता था, आयात करता था। इसके अलावा अगर इसके निर्यात की बात करूँ, मतलब एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट कितना करा इसने 2016 में 51.61 अरब डॉलर। ठीक है, और इसने किस चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है, ये मशीन का, उपकरण का, सॉफ्टवेयर, कटे हीरे, कृषि उत्पाद, रसायन और वस्त्र क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ इसके अर्थव्यवस्था के बारे में। अब आगे देखो, अब इसकी भाषा के बारे में बात करूँ तो मैंने इसको आपको बता दिया था, यहाँ पे मैक्सिमम क्या बोली जाती है, हिब्रू बोली जाती है। आगे देखो इसके बाद, अब जानते हैं कि हमारे और इसके बीच में संबंध कैसे हैं, मतलब भारत और इजराइल के बीच में संबंध कैसे हैं। तो देखो गाइस, हमारे जो संबंध है ना गाइस, सबसे पहले तो आप ये जानो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ आज़ाद हुआ था। क्या, 1947 में। और उसको आधिकारिक स्वतंत्रता कब मिली थी, 1948 में। कब, 14 मई 1948 में। बट गाइस शुरू में ना भारत और इजराइल के संबंध अच्छे नहीं थे। क्यों, इजराइल को कंट्री मानने से इंडिया ने मना कर दिया था। क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो देखो, जब 1947 में वोट हुआ कि इजराइल को एक अलग कंट्री बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो इजराइल ना विपक्ष में था कि इजराइल को एक मतलब इंडिविजुअल कंट्री नहीं बनाना चाहिए। देन जब 1949 में दोबारा चुनाव हुए, फिर भी हमारे भारत ने अगेंस्ट में वोट दिया कि इजराइल को कंट्री नहीं बनाना चाहिए। बट 1950 में भारत ने उसको एक कंट्री मानने से मान्यता दे दी। उसके बाद से उसके बाद दुनिया पलटने लगी, युद्ध शुरू हो गया। तो उसके बाद से जो पूरी दुनिया थी दो खेमे में बट गई थी। और ये आपको पता ही है कि अमेरिका, इजराइल अमेरिका के पक्ष में था, जबकि सोवियत संघ, मतलब भारत किसके पक्ष में था, सोवियत संघ के पक्ष में था। तो उस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया कोई भी मतलब संबंध नहीं थे। बाकी देखो, जो संबंध हमारे ऑफिशियल इंडिया शुरू हुए, वो कब शुरू हुए थे, 1991 में। कब शुरू हुए थे, 1991 में। तो देखो, अगर मैं 1992 की बात करूं, तो हमने इनके साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या करा था, व्यापार करा था। ठीक है, जबकि 2020 में बढ़ के ये कितना हो गया, 14.14 बिलियन डॉलर हो गया था। ठीक है, रक्षा को छोड़ के। ठीक है, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। उसके बाद देखो, यहाँ पे हीरे का व्यापार जो उनके साथ करते हैं, कितना था, 50%। कितना है, 50%। मतलब हम भी उनको हीरे देते हैं, वो लोग भी हमको हीरे देते हैं। उसके अलावा भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो भारत ना क्या है गाइस, इजराइल का एक बहुत बड़ा व्यापारी है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी है। तो भारत क्या करता है, इजराइल से वेपन्स परचेज करता है। क्या परचेज करता है, हथियार परचेज करता है। और विश्व में 7वें सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। मतलब दुनिया में 7वें नंबर पे आता है, जो क्या करता है, विश्व को सामान एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ की जो कंपनीज है, ठीक है, बहुत तेज़ी से इंडिया में ना अपना इन्वेस्ट कर रही है, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय क्षेत्र में। उसके अलावा दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकी, हर क्षेत्र में क्या कर रही है, विकास कर रही है। और हमने उनके साथ बहुत सारे समझौते कर रखे, द्विपक्षीय समझौते। मतलब कि हम उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। उसके बाद अगर सैन्य की बात करूँ, तो गाइस इंडिया में ना हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा घुसपैठ होती थी। आपको पता है ना, पाकिस्तान वाले जम्मू कश्मीर के रास्ते, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते या लद्दाख के रास्ते इंडिया में घुस जाते थे, है ना। क्योंकि हमारे पास ना वो नहीं था, क्या नहीं था, मतलब कि कोई रडार वगैरह नहीं था जो हमारे पास क्या पहुंचा सके, इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि इंफॉर्मेशन के लिए एक रडार लाया गया। ठीक है, तो रडार कहाँ से लाया गया, अमेरिका, इजराइल ने हमें दिया था, जिससे क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। तो इजराइल ने गाइस इंडिया की मदद करी थी, कैसे, रडार देके। रडार क्या होता है गाइस, एक मतलब डिवाइस होता है, जिससे हमें यहाँ बैठे बैठे किसी भी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये दिए, इसकी वजह से हम लोग आतंकवाद से लड़ सके। इसके अलावा 2014 में जब मोदी जी का चुनाव हुआ था, मतलब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय, मतलब जब जीत गए थे मोदी जी चुनाव, उसके बाद हमने इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ा लिया था। कितना व्यापार हो गया था हमारा उस टाइम पे, 66 बिलियन डॉलर। हमने उनके साथ क्या करा था, व्यापार करा था। किसमें, हथियार और रक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा ये निर्यात संख्या पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत कुछ इजराइल के निर्यात से अधिक है।
मतलब हम लोग इसराइल से लेते ज़्यादा हैं और देते क्या है उनको, कम है। ठीक है, क्या करते हैं, लेते ज़्यादा हैं और देते कम है। उसके अलावा इसराइल के रक्षा मंत्री 2015 में इंडिया के दौरे पे भी आए थे। क्या आए थे, इंडिया के दौरे पे आए थे। अब आगे देखो उसके बाद 10 मई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री भी उनकी कंट्री में गए थे। ठीक है, कैसे गए थे, एक अभ्यास होना था, मतलब एक नौसेना अभ्यास था जिसमें हमारा आईएनएस मुंबई, आईएनएस त्रिशला और आईएनएस आदित्य ने भाग लिया था, जिसमें एक नौसेना एक्सरसाइज होती है उसमें। ठीक है, उसके अलावा चीन के बीच तनावपूर्ण जो हमारा चलता रहता है, इसको देखते हुए हमने इसराइल से 2020 में वो ज़्यादा हथियार खरीदना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी। आगे देखो उसके बाद थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। अब जानते हैं कृषि के क्षेत्र में हमें कैसे सहयोग कर रहा है। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो दोनों देश कृषि के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, द्विपक्षीय समझौता चल रहा है। ठीक है, कैसे, द्विपक्षीय एक्शन प्लान लाया गया था गाइस, जो इसराइल लेकर आया था, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, जिसमें इंडिया का डेयरी सिस्टम और जल जैसी चीज़ों पे विकास करने पे काम किया गया था। क्योंकि ना इंडिया में भी पानी कमी है ना, तो इंडिया में पानी की पूर्णता को बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स वो लोग यूज़ करते हैं, उसी टेक्निक्स को इंडिया में लाने का काम किया गया था। ठीक है, इसके अलावा भारत को देखो बागवानी क्षेत्र का विकास करने के लिए, मशीनीकरण के लिए, कृषि बाग कैनोपी लगाने के लिए और नर्सरी प्रबंधन के लिए इसराइल ने हमारी क्या करी थी, मदद करी थी। इसके अलावा हम भारत में जो डीप इरिगेशन एक टेक्नोलॉजी है जो इसराइल फॉलो करता है अपनी कंट्री में, इसलिए खारे पानी को मीठा करने के लिए, तो वही मशीनरी उन लोगों ने इंडिया में भी लगानी शुरू करी थी। ठीक है, किसने, इसराइल ने। अब उसके बाद बात करें तो देखो गाइस, यहाँ पे वीडियो हमारी ख़त्म होती है। तो देखो, अब मैंने आपको बहुत सारी न्यू टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है और मैंने सबकी सेपरेट वीडियो बनाई है। तो गाइस, सेपरेट वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग मेन इसके पीछे मत भागो कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। कोई भी टॉपिक इसलिए पढ़ो ताकि आपका उससे क्या हो, आप लोग पढ़ सको उसको, मतलब कि उसके बारे में आपको नॉलेज हो। क्योंकि देखो गाइस, अगर आपके पास नॉलेज होगी ना तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लोगे। बट अगर आप लोग ढूंढोगे ना कि सारे टॉपिक्स एक ही में हो जाए, एक ही वीडियो में मैं ख़त्म कर दूँ, तो मैं तो ख़त्म कर देती, बट उसके लिए मुझे 1-1.5 घंटा लगता। तो इतनी लंबी वीडियो बनाने से मैंने सोचा कि छोटी छोटी वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी देख सको। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना, कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझसे कमेंट में पूछना। ठीक है, उसके अलावा आप इसके जो नोट्स हैं ना, इसको अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप इसे कॉपी में नहीं लिखोगे ना आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि देख के हमें सिर्फ समझ नहीं आता है, हमें लिखना भी पड़ता है। तो लिखोगे ना तो कुछ कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती रहती है। तो इसलिए मैं वीडियो लेकर भी आऊँगी बहुत जल्दी, जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि आर्ट्स के बच्चे नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो वेट करो, जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। उसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा कोई भी इंक्वायरी हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पे भी हमारा अकाउंट है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगे कमेंट में मुझे बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।